हर स्टेप में हम हाइड्रोजन को निकाल नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर बल्क में स्टेप वाइज प्रोसेस है, ठीक है, इसमें स्टेप वाइज रिमूव करना पड़ता है हमको हाइड्रोजन को। ठीक, यहाँ से CO2 निकल रही है, यहाँ से उसका नाम है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। और इस एंजाइम जो एंजाइम है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, इसको बनाने के लिए हमें दो कोएंजाइम की जरूरत पड़ती है, टीपीपी और लिपोइक एसिड। ठीक है, टीपीपी का जो लास्ट लेक्चर में हमने ग्लाइकोलिसिस कंप्लीट किया था, और सबसे लास्ट में जो है वो हमने जाना था कि अगर एरोबिक रिस्पिरेशन को चलना है तो जो पायरुविक एसिड होता है वो एंटर करेगा माइटोकॉन्ड्रिया में, और माइटोकॉन्ड्रिया में एरोबिक रिस्पिरेशन चल रहा है तो उसके लिए ऑक्सीजन की सप्लाई जरूरी है। तो फर्मेंटेशन जहाँ एनसीईआरटी में हेडिंग पड़ी है उसके जस्ट ऊपर की लाइन में है कि ऑर्गेनिज्म एडॉप्ट क्रेब्स साइकिल विच इज आल्सो कॉल्ड एज ए एरोबिक रिस्पिरेशन, दिस रिक्वायर्स O2 सप्लाई। ठीक है, अगर एरोबिक रिस्पिरेशन चलना है उसके लिए ऑक्सीजन की जरूरत जो है वो हमें पड़ेगी। ठीक, तो पायरुविक एसिड से जो है एरोबिक होगा या एनएरोबिक होगा, ये सेल जो है खुद डिसाइड करेगा कि उसकी नीड क्या है। ठीक है, लेकिन अगर एरोबिक रिस्पिरेशन चलना है तो उससे अगर अपनी नीड पूरी करनी एरोबिक रिस्पिरेशन से, तो सेल में ऑक्सीजन का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अब एरोबिक रिस्पिरेशन के बारे में कि अगर जो पायरुविक एसिड था जो हमने ग्लाइकोलिसिस में बनाया था, पायरुविक एसिड ये 3 कार्बन का कंपाउंड होता है। ठीक, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आता है पायरुविक एसिड। ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आता है और ये कन्वर्ट होगा एक एसिटिल को एंजाइम ए में, एसिटिल को एंजाइम ए में। ये 2 कार्बन का कंपाउंड है। ठीक है, पायरुविक एसिड से एसिटिल को एंजाइम ए जो है चेंज होने पर 3 कार्बन का कंपाउंड 2 कार्बन के कंपाउंड में चेंज हो रहा है, तो यहां से CO2 बाहर आएगी और NaDH2 भी बाहर आएगा, क्योंकि हमारा मेन मोटिव जो है रिस्पिरेशन का वो हाइड्रोजन निकालना है। ठीक है, और जो ये एसिटिल को एंजाइम ए होता है यही एरोबिक में प्रोसेस चलती है क्रेब्स साइकिल, उसमें पार्टिसिपेट करेगा और क्रेब्स साइकिल को एसिटिल को एंजाइम ए ही चलाएगा। क्रेब्स साइकिल हम बोलने को तो बोल देते हैं कि एसिटिल को एंजाइम चलाएगा, लेकिन अभी हम आगे जानेंगे कि जो क्रेब्स साइकिल चलाता है वो सिर्फ एसिटाइल ग्रुप होता है, ये फिर एक फंक्शनल ग्रुप होता है। ठीक है, जो एरोबिक रिस्पिरेशन है उसका काम ही है हाइड्रोजन निकालना, लेकिन ये बात आप याद रखना कि ग्लाइकोलिसिस में हमने 10 रिएक्शन पढ़ी थी। ठीक है, लेकिन हमने हाइड्रोजन सिर्फ एक ही रिएक्शन में निकाला था। ठीक है, और वहां पे हमने एक रिएक्शन में निकाला था और अब हाइड्रोजन जो है यहाँ लिंक रिएक्शन में निकल रही है। ठीक, हर स्टेप में हम हाइड्रोजन को निकाल नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर बल्क में हाइड्रोजन रिलीज होगी तो एनर्जी जो होगी वो बहुत ज़्यादा लॉस होगी हीट के फॉर्म में। इसलिए हमने बोला है कि रिस्पिरेशन एक तरीके का स्लो और स्टेप वाइज प्रोसेस है। ठीक है, जिसमें स्टेप वाइज रिमूव करना पड़ता है हमको हाइड्रोजन को। ठीक, यहाँ से CO2 निकल रही है, यहाँ से हमको CO2 निकल रही है, तो CO2 का जो निकलना होता है उसको कहते हैं हम डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन, और यहाँ से हाइड्रोजन भी निकल रहा है, तो हाइड्रोजन निकलने को हम बोलते हैं ऑक्सीडेटिव। तो ये हो गया ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। इस प्रोसेस को जो है हम ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन भी कहते हैं। ठीक है, इस जो ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन है इसके लिए एक एंजाइम काम करता है, एंजाइम काम करता है, उसका नाम है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। कॉम्प्लेक्स। ठीक, ये एंजाइम जो होता है ये एंजाइम अकेले काम नहीं करता है। ठीक है, इसके लिए को एंजाइम ए, NAD+, Mg+2 आयन, TPP और लिपोइक एसिड जो होता है, ये 5 कंपोनेंट इस एंजाइम की जो है हेल्प करते हैं। इसीलिए हम इसको बोलते हैं पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इसीलिए हम इसको ये बोलते हैं। पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स में होता क्या क्या है? पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, इसमें होता है NAD+,
कोएंजाइम ए Mg+2 आयन थायमीन पायरोफॉस्फेट लिपोइक एसिड, ये होते हैं जो हेल्पर की तरह काम करते हैं। ठीक है, अब पहला हेल्पर है NAD+। NAD+ जो होता है ये बोलेगा कि मैं हाइड्रोजन निकालूंगा तो मुझे कोई हाइड्रोजन एक्सेप्टर चाहिए। दूसरा जो होता है वो कोएंजाइम ए होता है। जब हम पायरुविक एसिड को तोड़ते हैं एस्टिल कोएंजाइम ए में, तो जो एस्टिल ग्रुप होता है वो एक फंक्शनल ग्रुप है, और फंक्शनल ग्रुप का मतलब होता है किसी से फंक्शन करना। ठीक है, तो ये फंक्शन करने के लिए एस्टाइल जो ग्रुप होता है वो तो तैयार बैठा है कि हम फंक्शन करने के लिए तैयार है। ठीक है, लेकिन हम चाहते हैं कि ये जो एस्टाइल ग्रुप है ये क्रेब्स साइकिल में जाए, इसीलिए हम जो एस्टाइल फंक्शनल ग्रुप होता है इसको कोएंजाइम ए के साथ जोड़ देते हैं, जिससे ये किसी और के साथ रिएक्ट न करे। और जो ये कोएंजाइम ए है ये तो एक हेल्पर की तरह काम करता है। ये जिस तरीके से एस्टाइल कोएंजाइम ए से जुड़ा है, ठीक है, उसी तरीके से ये बाहर आ जाएगा। ठीक, एस्टाइल कोएंजाइम में 7 कार्बन होते हैं। कार्बन तो 7 होते हैं क्योंकि जो कोएंजाइम होता है इसमें 5 कार्बन इसके खुद के होते हैं और एस्टाइल के 2 कार्बन होते हैं। लेकिन हम सिर्फ 2 कार्बन इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि जो कोएंजाइम होता है ये एक हेल्पर की तरह काम करता है, तो इसके कार्बन को हम काउंट नहीं करते, सिर्फ हम एस्टाइल के जो कार्बन होते हैं उसी को काउंट करते हैं। ठीक है, क्योंकि एस्टाइल जो होता है इसी को ही क्रेब्स साइकिल चलाना है, और जो ये कोएंजाइम ए होता है ये जिस तरीके से आया है उसी तरीके से ये निकल जाएगा, मतलब जैसे हम जोड़े उसी तरीके से बाद में निकल जाएगा। ठीक है, और जो एंजाइम होता है उसके लिए जो एक्टिवेटर का काम करता है वो होता है Mg+2। ठीक है, और इस एंजाइम जो एंजाइम है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, इसको बनाने के लिए हमें 2 कोएंजाइम की जरूरत पड़ती है, TPP और लिपोइक एसिड। ठीक है, TPP का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है थायमीन पायरोफॉस्फेट। पायरोफॉस्फेट, ठीक। जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है, माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है इसमें एरोबिक जो रिस्पिरेशन होता है उसका मेन प्रोसेस जो होता है वो क्रेब्स साइकिल है। लेकिन जो पायरुविक एसिड होता है, ये पायरुविक एसिड ये डायरेक्ट क्रेब्स साइकिल में नहीं जा सकता है, तो ये पहले कन्वर्ट होगा एस्टाइल कोएंजाइम ए में। ठीक है, तो जो साइटोप्लाज्म, ये तो पायरुविक एसिड बनता है साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म में, ठीक, और क्रेब्स साइकिल चलता है माइटोकॉन्ड्रिया में। तो जो एस्टाइल कोएंजाइम ए है ये जो है लिंक की तरह काम करता है साइटोप्लाज्म, और ये जो पायरुविक एसिड है जो साइटोप्लाज्म में चल रहा है बना है, और ये क्रेब्स साइकिल जो माइटोकॉन्ड्रिया में चल रहा है, इसके बीच में एस्टाइल कोएंजाइम जो है वो एक लिंक की तरह काम करता है। ठीक है, इसलिए हम इसको लिंक रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, अब एक इक्वेशन दी गई है एनसीईआरटी में, एरोबिक रिस्पिरेशन में एक एनसीईआरटी में इक्वेशन दी गई है। अगर इस इक्वेशन में हम टीपीपी और लिपोइक एसिड को ऐड कर लें तो ये इक्वेशन जो है वो कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, और ये इक्वेशन जो है वो एक पायरुविक एसिड के लिए है, लेकिन हमने जो है ग्लाइकोलिसिस में हमने 2 पायरुविक एसिड बनाए थे। आपको भी पता 2 पायरुविक एसिड बनाए थे, तो 2 पायरुविक एसिड जब बनाए थे 2 ही पायरुविक एसिड जो है वो इंटर करेगा माइटोकॉन्ड्रिया में। अब 2 पायरुविक एसिड इंटर करेगा तो CO2 भी 2 निकलेगी, NADH2 भी 2 निकलेगा, और एस्टिल कोएंजाइम भी 2 है, 2 बनेगा। ठीक है, इक्वेशन के जो नीचे लाइन लिखी हुई है वो यही लाइन लिखी हुई है। ठीक है, तो अभी तो एरोबिक रिस्पिरेशन, अब इसके आगे हम क्रेब्स साइकिल पढ़ेंगे, लेकिन वो क्रेब्स साइकिल हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी एनसीईआरटी में जितना मैंने बोला उतना आप पढ़ सकते हैं, जब मैं क्रेब्स साइकिल पढ़ा दूंगा उसके बाद आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो क्रेब्स साइकिल हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।